हेलो डियर्स, आज हम बताते हैं आपको जो आरसीसी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कंक्रीटिंग होती है, तो उसमें कंक्रीटिंग करने से पहले क्या क्या कार्य करते हैं। ये देखो वर्टिकल मेंबर है, तो वर्टिकल मेंबर के अंदर जो फॉर्म वर्क होता है उसको बोलते हैं हम शटरिंग, जबकि हॉरिजेंटल मेंबर होता है उस पर सेंटरिंग की जाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि फॉर्म वर्क के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होती है शटरिंग और एक सेंटरिंग। शटरिंग होती है वर्टिकल कॉलम के लिए, वर्टिकल मेंबर के लिए किसी के लिए, और सेंटरिंग होती है आपकी हॉरिजेंटल मेंबर के लिए। तो यहाँ पर ये स्लैब दिख रही है, तो इसमें जो भी ये लग रहा है प्लाईवुड लग रही है, इसके अंदर नीचे सब ये प्लेट्स लग रही हैं, इनको बोलेंगे सेंटरिंग। और ये है नीचे प्रॉप, जो ये बल्ली लग रही है इनको प्रॉप बोलेंगे। और ये प्रॉप लग रही हैं आपके रनर पर। ये देखो इसके अंदर ये प्लाईवुड की प्लेट लगी हुई है, तो इनको सेंटरिंग बोलेंगे इसको। ये फॉर्म वर्क का एक सेंटरिंग मेथड है, जो कि हॉरिजेंटल जो मेंबर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है कंक्रीट डालने के लिए। और ये प्रॉप लगी हुई है नीचे, इनको नीचे रजिस्ट करने के लिए, जो कि नीचे ये झुके ना, बेंड ना हो, सीधा लेवल रखें इसको। और सेंटरिंग के बाद अब ये देखिए इसके ऊपर जो स्टील मेश है ये डाला गया है इसके ऊपर। तो इसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो फॉर्म वर्क होता है, फॉर्म वर्क किया वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल तो होता है आपका जो फॉर्म वर्क होता है उसको बोलते हैं शटरिंग, और जो हॉरिजेंटल होता है, जो यहाँ पे ये स्लैब है, जो भी हॉरिजेंटल मेंबर्स होते हैं उन पे होती है सेंटरिंग। तो सेंटरिंग के बाद में अब इसके ऊपर क्या है कि जो आपका जो स्टील है वो किस तरीके से डाला गया है और किस तरीके से डालते हैं, शॉर्टर स्पान क्या होता है, लॉन्गर स्पान क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। और दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो एक तो फार्मूला बेस्ड मेथड होता है जिससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि जो स्लैब होती है वो वन वे है या टू वे है। तो इसमें देखते हैं कि एक तो होता है लॉन्गर स्पान, एक होता है शॉर्टर स्पान। तो देखिए ये वाला है, ये है आपका लॉन्गर स्पान ये, और ये है आपका शॉर्टर स्पान। अगर लॉन्गर स्पान बटा शॉर्टर स्पान करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो दो से ज़्यादा या फिर दो के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं वन वे स्लैब। और यदि लॉन्गर स्पान बटा शॉर्टर स्पान करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका दो से कम आता है, तो उसको अपन बताएंगे कि भाई ये बीम है, जो स्लैब है वो कैसी है, टू वे स्लैब है। ये तो फार्मूला बेस्ड हो गया तरीका उसको चेक करने का। दूसरा अपन प्रैक्टिकली चेक करें कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो उसमें क्या करते हैं कि कोई भी स्लैब है तो उस स्लैब के चारों तरफ देखते हैं अपन, चारों तरफ बीम है क्या। यहाँ देखिए ये स्लैब है, इसमें देखिए इस अलोंग दी लेंथ ये बीम डली हुई है पूरी, पास से दिखाएं आपको, तो ये बीम है, ठीक है ना, ये बीम है, ये सब क्या है, बीम, ठीक है। तो ये वन साइड जो लेंथ है उसमें डली हुई है, और देखिए उधर भी विड्थ में भी जा रही है, और फिर दोबारा से इसके ये लेंथ में भी है, और फिर लास्ट ये विड्थ में भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्लैब होती है अगर उसके चारों तरफ बीम हो तो उसको बोलेंगे टू वे स्लैब। अगर इसके दो साइड में बीम होती, दोनों लेंथ में, विड्थ में बीम नहीं होती, दोनों लेंथ में बीम होती, तो उसको बोलते हैं अपन वन वे स्लैब। और दूसरी चीज़ इसके अंदर देखिए जो क्रैंक वार होता है, क्रैंक वार अगर इसमें चारों तरफ है, देखिए ये अलोंग दी लेंथ है, ये क्रैंक वार बोलते हैं, या फिर इसको बेंट अप बार बोलते हैं, जिसमें बैंड हुआ होता है 45 डिग्री पर, ये वाला इस तरीके से पता लग रहा है, ये क्रैंक वार या फिर बेंट अप बार बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, देखो चारों तरफ है इसके, इधर जा रहा है अलोंग दी लेंथ, और देखिए ये अलोंग दी विड्थ भी है, ये उधर देखें, इधर देखिए, इधर साइड में भी है, और उसके सामने भी है। तो इसका मतलब ये है कि क्रैंक बार के इसके चारों साइड में है, तो ये फिर टू वे स्लैब को आइडेंटिफाई करती है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये स्लैब वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। हमने फार्मूले से भी चेक कर लिया और
प्रैक्टिकली भी देख लिया। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसमें जो फर्स्ट बार जो अपन डालते हैं इसके ऊपर, वो डालते हैं हमेशा शॉर्टर स्पान पे। शॉर्टर स्पान का मतलब होता है कि आपकी जो फर्स्ट बार डलेगी, जो जो अपना रूम है उस रूम के बीच में जो कम गैप वाली दीवारें होंगी, जैसे कम गैप वाली दीवार कौन सी होंगी, ये दोनों लेंथ वाली, ये लेंथ और इधर से ये लेंथ। तो इन दोनों लेंथ के ऊपर सरिया डालना स्टार्ट करेंगे, बार डालना स्टार्ट करेंगे। तो जो इसके अंदर जो स्पेसिंग होगी वो कैसी होगी, कम होगी। तो कम होगी तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो लोड है वो इजीली और फास्टली क्या होगा, दोनों दीवार पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा जो फर्स्ट बार डालते हैं स्लैब के अंदर वो शॉर्टर स्पान पर डालते हैं। ये देखिए पहला बार स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये वाला, ठीक है। तो ये इधर से चलता हुआ देखिए उधर जाके ये उड़ जाता है ऊपर, क्रैंक हो जाता है, ठीक है, ये उठ गया ऊपर। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मेन बार के अंदर ये क्रैंक दिया जाता है, बेंट अप बार मेन बार को ही बोला जाता है। अब इसमें बेंड देने का पर्पज़ होता है कि यहाँ पर इसके दोनों जो एंड सिरे होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं इसके स्लैब के, सपोर्टिव पॉइंट होते हैं, उन पे क्या होता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। तो उस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को जनरेट होने से रजिस्ट करने के लिए उसके ऊपर क्या दिया जाता है, बेंड दिया जाता है, जिसको बेंट अप बार या फिर क्रैंक बार बोलते हैं। और ये मेन बार के अंदर अल्टरनेट होता है। अब देखिए ये बैंड है इधर, यहाँ पे बेंट अप बार है, और ये बेंट अप जो बैंड दिया जाता है वो 45 डिग्री का दिया जाता है हमेशा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद देखो ये बिल्कुल एकदम सीधा वायर है, इसमें बार है, तो इसमें कोई बैंड नहीं है। और इससे नेक्स्ट वाला देखो उसमें बैंड है। तो मेन बार के अंदर हमेशा जो बैंड होता है वो अल्टरनेट होता है। तो इधर बिल्कुल क्या है, ये सीधा है, इसमें कोई बैंड नहीं है। लेकिन इधर साइड हम देखेंगे इसको, तो देखिए ये बैंड दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बैंड मिलेगा आपको। देखो एक बार छोड़ के एक बार छोड़ के एक, इस तरीके से। तो ये सबसे पहले जो बार डाले गए थे उसको मेन बार बोलते हैं। अब इन मेन बार के ऊपर जो इनको बांधने के लिए, बाइंड करने के लिए इसके ऊपर जो बार डाले गए उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, या फिर इसको बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं इसको। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार दो तरीके के होते हैं, इसमें टॉप डिस्ट्रीब्यूशन और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके ऊपर जो डाले गए हैं ये वाले बार, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, ये डाले गए हैं अलोंग दी लेंथ, ठीक है। और जो मेन बार डाले गए थे वो अलोंग दी विड्थ, शॉर्टर स्पान पर डाले गए थे। अब इसके बाद अपन बात करें तो इन दोनों बार के बीच में जो स्पेसिंग होती है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये हो गया आपका मेन बार और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन बार और दो मेन बार के बीच में जो ये ब्लॉक बन रहा है, इसके अंदर जो स्पेसिंग होती है वो होती है आपकी 3D या फिर 300 mm से कम। 3D का मतलब होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ दी बीम, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी 300 mm से कम स्पेसिंग होगी या फिर 3D के बराबर होगी। दूसरी अपन बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है, जो मेन बार का डायमीटर, ये मेन बार है नीचे वाला, तो मेन बार का जो डायमीटर होता है वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन बार के डायमीटर के बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा। बराबर भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। मेनली जो स्लैब होती है उसके अंदर 12 mm का डायमीटर यूज करते हैं स्लैब के अंदर। अब देखिए क्रैंक बार के बारे में बात करते हैं अपन। तो ये क्रैंक बार है या फिर बेंट अप बार है, जिसके अंदर 45 का ये बैंड दिया हुआ है ये। तो इसमें क्या होता है, इसकी लेंथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ से और इस एंड पॉइंट तक कितनी लेंथ रखें, किस तरीके से रखनी होती है। तो इसमें देखिए इसके चारों तरफ ये बेंट अप बार दिया हुआ है, क्रैंक बार दिया हुआ है, इसके चारों डायरेक्शन में आपका क्रैंक बार दिया हुआ है, बेंट अप बार दिया हुआ है। तो इसकी लेंथ किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं,
तो इसकी लेंथ आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका होता है, जो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है स्लैब की, उसका 1/4 निकालते हैं। जैसे कि ये रूम है, इसकी साइज़ कितनी है 12 फीट और 16 फीट। अगर इसकी ब्रेड्थ में से अगर बेंट अप बार निकालें इसका, जैसे ये ब्रेड्थ है यहाँ पे, तो यहाँ से जो बेंट अप बार ये स्टार्ट हो रहा है, ये जो बेंट अप बार स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से और ये वाली लेंथ ये निकालेंगे अपना 12 को डिवाइड कर देंगे किससे 4 से, तो कितना निकलेगा 3। तो यहाँ से जो ये बेंड हो रहा है और जो ये लेंथ जा रही है, तो ये कितना आएगा 3 फीट आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे 3 फीट आएंगे ये पूरे। इसकी ब्रेड्थ में जो ये बेंट अप बार होगा पूरा पूरा क्रैंक बार होगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3 फीट। ठीक है, इसके बाद वैसे ही इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी यहाँ से बेंट अप बार की जो लेंथ निकालेंगे वो भी आपकी L/4 से निकालेंगे। तो ये कितने का है 16 का, तो 16/4 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 फीट। और देखिए इस वाले पोर्शन पर, यहाँ से और इस वाले पोर्शन पर, यहाँ से इस वाले पोर्शन पर, इस तरीके से पूरे पोर्शन पर क्या होता है आपका नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है। ठीक है, और जबकि इसे मिडिल वाले पोर्शन की अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट की ओर जाते हैं तो यहाँ से ये चेंज होना स्टार्ट होता है आपका बेंट अप बार से। तो ये बेंट अप बार हो गया, यहाँ से चेंज होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ से चेंज होना स्टार्ट होगा तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, क्योंकि ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है और यहाँ से ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस वाले पोर्शन को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे अब देखिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, उधर ये भी हो सकता है, उधर ये भी हो सकता है। तो ये सब के सब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट होंगे इसके, यहाँ से पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट से नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट में जो टर्न होता है उस वाले पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। और देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं कवर ब्लॉक। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका प्री कंक्रीट कवर ब्लॉक है। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ होती है वो उसी के हिसाब से होती है जहाँ पर जिस तरह की कंक्रीट यूज की जाती है। तो यहाँ पर M20 यूज करेंगे तो इसके अंदर ये जो इसकी स्ट्रेंथ है कवर ब्लॉक की वो भी M20 ही है। ठीक है, तो इसमें कवर ब्लॉक है वो कितने का दिया हुआ है 25 mm का। ये सब क्या है कवर ब्लॉक हैं। कवर ब्लॉक देने का कारण होता है कि इसमें जो नीचे जो स्टील है ये स्टील प्रॉपर से कंक्रीट के अंदर कवर हो जाए और एक अच्छी फिनिशिंग आए। ठीक है।